अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट ज़ैड शेख साहब, जो APCR के मेंबर है, लीगल एडवाइज़र है, और एडवोकेट आबिद इनामदार साहब, जो APCR के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और हमारे शहर के और पूरे ज़िले के काफ़ी मारूफ दोनों भी वकला है। आज का हमारा टॉपिक जो है, जो अभी आप लोग जानते हैं, जो पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है, चर्चा चल रही है, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज में, कि सरकार एक बिल पास करना चाहती है वक्फ़ बोर्ड का जो एक्ट है, वक्फ़ एक्ट, उसके अंदर तब्दीली करना चाहती है। तो उसके बारे में हम हमारे माहिर वकला से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे उनकी राय क्या है, हमने क्या करना चाहिए और इससे हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दोनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसके बारे में हमारा लीगल एडवाइस रखने का हमको मौका फराहम किया। जी, ये जानना अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आम अवाम अभी इससे मुतारिफ नहीं है कि ये क्या है, क्या बिल है, क्या हो रहा है। आम पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। जब तक आप जैसे लोग आके हमको नहीं बताएंगे, हमको नहीं पता चलेगा। तो ये आपका एहसान है कि आप आके इसको पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो APCR का मैंने आपको बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आप मेंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें बता दें कि APCR क्या है। APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, यानी इंसानी हुकूक की जो पामाली होती है। तो जमात इस्लामी ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो कि जब कहीं इस देश में इंसानी हुकूक पामाल हो, किसी पर जुल्म जबर हो, ज़्यादती हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, तो उनके हुकूक के लड़ने के लिए, उनके हुकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको कानूनी ताकत पहुंचाने के लिए बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो गरीब तबका रहता, बिलो पॉवर्टी तबका रहता, वो अपने हुकूक तक नहीं जानता। तो उनको जब उन पर पुलिस या गवर्नमेंट की तरफ से कोई आफत आती है या उनके खिलाफ़ कोई ऑफेंसेस रजिस्टर किए जाते हैं, तो उनके वकील रखने के लिए भी कोई माश की कमी की वजह से वकील भी नहीं रख पाते। इस सूरत में उनका इस्तेसाल होता, उनके कानूनी राइट्स वायलेट होते। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए APCR को कायम किया गया और APCR अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे देश में कई हज़ार केसेस लड़ रही है। APCR ये कब से कायम हुई? APCR कब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ? देखिए, APCR जो है तो सन 2006 से इसका इस्टेब्लिश हुआ जी। और अभी APCR जो है तो पूरे इंडिया में इसकी टोटल विंग है, यानी नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसकी विंग है, इसकी टीम है। इसका 2006 से जो इस्टेब्लिश हुआ, इसके नेशनल जो प्रेसिडेंट है ये एडवोकेट यूसुफ मशाला साहब हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर्ड जस्टिस अभय चिप्से साहब हैं, और उसके कोऑर्डिनेटर जो है तो असलम गाजी साहब हैं। अब देखिए, हमारा जो जस्टिस है, जब तक किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा, हम अच्छे माशरे की तामीर नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि आजकल वकील हजरात की, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील की काफ़ी फीस होती है जी। अगर कोई बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है या किसी ऑफेंस में वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिस भी तरीके से ऑफेंस हुआ उसके बारे में नहीं बोलना है हमको, लेकिन उस पर ऐसी कोई रजिस्टर हो जाती है, अब उसको लीगल एडवाइस की ज़रूरत गिरती है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसका कोई डिफेंस नहीं करेगा, तो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसका जो सेक्शन 39 जो अमेंड हुआ है, ये भी कहता है कि गवर्नमेंट का काम है कि उसको लीगल एडवाइस फ्री में प्रोवाइड करे। उसी के पैरेलल में ये APCR बनाया गया ताकि कोई भी इंसान जिसके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड हो, जो मुल्जिम हो, ऐसे इंसान को APCR फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करता है। APCR एक कमेटी है,
तो APCR के मेंबर्स कौन लोग होते हैं? APCR के मेंबर में सबसे पहली बात तो ये है कि वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ ना हो, यानी पॉलिटिक्स का कोई भी लीडर हम APCR में नहीं लेते, उसको परमिशन नहीं इसमें। दूसरी बात ये है कि आदमी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसमें वक्त देना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है, उसे लीगल नॉलेज हो। और उकला ज़रूरी नहीं कि वकील ही APCR का मेंबर बनेगा, उसके अलावा भी APCR का मेंबर बन सकता है जो शख्स इसमें इंटरेस्ट रखता है। जमात इस्लामी की बनाई हुई एक कमेटी है ये, आपने नाम बताया, एक वकील साहब के गैर मुस्लिम नाम भी बताया, तो इसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी होते हैं? इसमें मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम हजरात भी काम करते हैं। उसके अलावा हम सिर्फ मुसलमानों की ही केसेस नहीं लड़ते, हम गैर मुस्लिम लोग जहाँ पर भी उन पर अत्याचार होता है हम उनके लिए भी लड़ते हैं। जैसे अभी बुलडोजर से बीच में घर गिरा दिए गए अयोध्या के अंदर, तो हम उनके लिए भी गए हाई कोर्ट में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए रिलीफ। बहुत बेहतरीन बात है कि जमात इस्लामी की एक मुस्लिम तंजीम की बनाई हुई एक तंजीम है जो हर समाज के लिए काम कर रही है। और वकीलों के अलावा यानी जो कोई एक्टिविस्ट है उनको भी वकालत का प्राइमरी नॉलेज देते हैं, और उनको फिर वॉलंटियर, लीगल वॉलंटियर जो बोलेंगे अपन, वो भी इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। ये तो हुआ APCR का तारुफ। इसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक है दूसरा, वो है वक्फ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वक्फ क्या है? वक्फ एक्चुअल में ये अरबी लफ्ज़ से माखूज़ है जी। वक्फ के जो मीनिंग होते हैं वो ये है कि अल्लाह की राह में किसी चीज़ को दे देना, यानी उसकी गर्ज़ गायत ये होती है कि एक मुसलमान जो है तो नेक नियति के लिए अपने सदक़े के हिसाब से अपने जो माँ बाप मर जाए उनको उस चीज़ का सवाब मिले उसके हिसाब से मस्जिद को, या जो बच्चे यतीम हैं, जो गरीब गुरबा है, जिनको ज़रूरत है, तो वक्फ के अंदर जो है तो अपनी प्रॉपर्टी देते हैं। तो वक्फ बोले तो यानी अपनी तरफ से जो अपना माल दिया गया अल्लाह की राह में खर्च हो, अल्लाह के बंदों पर खर्च हो, वो चाहे यतीम हो, चाहे गरीब मिस्किन फुकरा गुरबा मस्जिद, इन सब चीज़ों की इस सेंस में वक्फ के मीनिंग आते हैं। तो ये जो लोग अपनी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ अपनी दान, जिसे आम लफ्ज़ में हम कहेंगे कि दान करते हैं, उसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। जी। वक्फ बोर्ड के पास में जो ज़मीनें आती है, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन होती है? कहाँ से आती है उनके पास में प्रॉपर्टी? वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही डोनेट नहीं कर सकता। वक्फ बोले तो एक हिंदू भी जो है तो वक्फ कर सकता है, अगर उसकी नियत है कि भाई ये मैं यहाँ पर वक्फ करके लोगों के काम आऊँ, मैं वो प्रॉपर्टी उसके लोगों के काम आए, तो डोनेट कर सकता है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है जनरली तो ओरिजिनली ये वक्फ प्रॉपर्टी मुसलमानों की ही प्रॉपर्टी है, जिन्होंने सवाब की नियत से इसको वक्फ किया है। एक आम तौर पे कंसेप्ट लोगों के जहन में, मिसकंसेप्ट ये है, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम हमारे भाइयों के जहन में, कि वक्फ की ज़मीनें कोई हड़प की हुई ज़मीनें होती है। नहीं। फिर वक्फ के पास ज़मीन कहाँ से आती है? ये अगर इसको माजी में जाएं हम जी, तो हमारे यानी अल्लाह के नबी सल्लम के दौर से जो शुरू है मामला, तो ये यानी अल्लाह की राह में खर्च करना, कुरान में उसके बारे में बहुत सारी आयतें भी है कि तुम अल्लाह के लिए, अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह के लिए खर्च करो। तो ये उस सेंस में शुरू हुआ। और इस देश में जो है तो 1954 के बाद ये एक्ट बनाया गया 1954 में। और जो लोग यहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो उस दौरान जो लोग चले गए अपने साथ में नकद, उनका कैश वगैरह ले गए, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रह गई तो गवर्नमेंट ने उसको वक्फ में डिज़ोल्व कर दिया, यानी वक्फ के अंदर डाल दिया उसको। वो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, बीइंग अ मुस्लिम लोगों के लिए इस्तेमाल होंगी। इसमें एक कंसेप्ट ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई हड़प की हुई ज़मीनें नहीं है, ये वो ज़मीनें हैं जो अपनी खुशी से लोग दान करते हैं। जी। और वक्फ के बाद जितनी भी ज़मीन है ये गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ये वक्फ की पर्सनल प्रॉपर्टी, ये वक्फ की पर्सनल प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, ये मुस्लिमों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जितने भी मुस्लिम हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, इन्होंने ये सत्य के तौर पर, एक चैरिटी के तौर पर या सोशल पर्पस के लिए ये प्रॉपर्टी परमानेंट डेडिकेट की हुई है।
रिवर्सिबल भी नहीं है। ये रिवर्सिबल नहीं है। हम अगर वक़्फ़ का अगर पुराना हम देखते हैं तो सबसे पहला जो वक़्फ़ है हमारे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपनी खेती वक़्फ़ दी थी, और उसका मकसद ये था कि गरीब मिस्कीन ऐसे जो लोग हैं जिनकी मानसिक हालत बहुत ख़राब है उनको उस वक़्फ़ से फ़ायदा है। उसके बाद अपन और देखते हैं तो पहला जो वक़्फ़ जो प्रॉपर्टी दी गई थी ये हज़रत सुल्तान मोहिउद्दीन साहब ने दिए थे, और ये बात है 1173 की। इतना पुराना ये वक़्फ़ की हिस्ट्री है। हम अगर देखते हैं वक़्फ़ की डेफिनेशन, हमारे कुरान शरीफ में वक़्फ़ का डायरेक्ट लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस वक़्फ़ को हमारे कुरान शरीफ में मेंशन है। आले इमरान की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे तब तक तुम हरगिज़ भलाई नहीं पाओगे, और जो कुछ तुम खर्चा करते हो अल्लाह ताला उसे बखूबी जानता है। वक्फ बोर्ड की हमने ज़मीनों की बात की कि कहाँ से आती है, तो अभी एक ये भी हम जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास में फ़िलहाल में कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है? वक्फ बोर्ड के पास फ़िलहाल तो अगर टोटल ज़मीन जो है एक तो 9,40,000 एकड़ ज़मीन के आसपास में वक्फ़ी प्रॉपर्टी है। भी वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ ज़मीन की शक्ल में ही होती है या फिर और किसी शक्ल में भी होती है? देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। जैसे इमूवेबल में ज़मीन हो सकती है, जगह हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है जी, और मूवेबल में जिसको हम कैश कर सकते हैं या गोल्ड कह सकते हैं। हमारे पूरे इंडिया में करीबन 9,40,000 एकड़ ज़मीन आज वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। हमारा महाराष्ट्र में देखते हैं तो हमारे महाराष्ट्र में करीबन 92,000 एकड़ ज़मीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। हम अगर हमारा अमरावती रीजन देखते हैं जिसमें अकोला है, बुलढाना है, यवतमाल, वाशिम है और अमरावती है, इसे 5 डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा डिवीज़न है अमरावती का, इसमें करीबन 2799 यानी करीबन 28 एकड़ ज़मीन इस वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। जो इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड स्टेट लेवल के होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इंडिया में ऐसे कितने वक्फ बोर्ड हैं? इंडिया में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और हर स्टेट में जो है तो टोटल इन ऑल अगर देखेंगे तो 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है जो अपने अपने स्टेट के हिसाब से काम अपने स्टेट के हिसाब से काम करते हैं। वक्फ की हायरार्की कैसे होती है? अब देखिए, वक्फ का जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है जी, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, चलाना है, तो हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड है और डिफरेंट स्टेट में हर स्टेट का एक अलग अलग बोर्ड है। ऐसे करीबन टोटल ये 32 वक्फ बोर्ड है, और इन सब पूरे 32 को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक स्टेट काउंसिल है जो मरकज़ी लेवल यानी सेंट्रल लेवल पे होती है जी। 2013 के पहले अगर हम देखते हैं तो 2013 के पहले जितनी भी ये वक्फ बोर्ड थे ये स्टेट लेवल पे इंडिपेंडेंटली काम करते थे, लेकिन इस एक्ट को 2013 में जो अमेंड किया गया है अभी जो है तो सेंट्रल काउंसिल जो है इसका डायरेक्टली सुपरविजन ये सभी स्टेट बोर्ड पे होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे स्टेट बोर्ड अभी जिम्मेदार है सेंट्रल काउंसिल को। जो वक्फ एक्ट है, आपने बताया कि 1954 में बनाया गया वक्फ एक्ट, तो ये सेंट्रल है या स्टेट है? ये तो 1954 में तो सेंट्रल एक्ट ही बना था वो जी, और फिर बाद में उसको डिविजनली हर स्टेट में उसको लागू किया गया। तो ये वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, अभी हम जो देख रहे हैं कि अमेंडमेंट सरकार चाहती है, इसके थोड़ा सा हमारे आबिद साहब ने जो आंसर दिए उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ जी। अब देखिए, वक्फ एक्ट जो है ये अंग्रेजों के ज़माने से शुरू है, यानी जिस वक्त हमको आज़ादी भी नहीं मिली थी। ये 1954 के बनने से पहले भी था। वक्फ एक्ट जो सबसे पहले जो आया तो ये 1913 में आया था।
जिसके नाम में थोड़ी सी तब्दीली थी। फिर सेकंड अमेंडमेंट जो है तो 1923 में आई, थर्ड अमेंडमेंट जो आई तो 1955 में आई, फिर फोर्थ अमेंडमेंट जो 1984 में आई। ये वक्फ में अमेंडमेंट जो अभी सरकार करना चाहती है कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पहली बार नहीं हो रही जी। जहाँ भी जिस भी एक्ट में, ऐसे हम वक्फ एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक्ट में यानी लैप्स ऑफ टाइम बोल सकते हैं या जैसी कोई ज़रूरत आ गई तो उसमें चेंजेस करके उस एक्ट को और इम्प्रूव करते हैं ताकि इफिशियंसी से उसका काम हो सके। इसलिए 1905 के बाद 1995 में आई, और 2013 की जो थी वो मेजर अमेंडमेंट थी। और अब ये लास्ट जो है अभी जो अमेंडमेंट जिसको हम कहेंगे ये 2024 के अमेंडमेंट है। अब तक इसके पहले भी वक्फ में अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन इस बार जब अमेंडमेंट होने जा रहा है, सरकार चाहती है कि अमेंडमेंट हो, तो क्यों उसका इतना विरोध किया जा रहा है, क्या वजह? एक्चुअली कायदे जो एक्ट बनाए जाते हैं ना उसमें वक्तन फ़ौक्तन वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट होते रहते हैं जी। लेकिन इस वक्त जो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया जी। तो ये अमेंडमेंट बिल बहुत सोच समझकर मुसलमानों के हुकूक को पामाल करने के लिए पेश किया गया। जो नैरेटिव बिल्डिंग जो बनती है इसका अहाता बहुत समय से करना शुरू होता है। इस चीज़ को असल मुसलमानों को समझना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कोई 2 दिन में काम नहीं हुआ जी। इसके लिए पहले अगर आप थोड़े दिन पीछे जाए 5-10 साल तो हमको स्टेट वाइज एक वक्फ बोर्ड दे दिया गया। औरंगाबाद में हमारा स्टेट का वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर एक सीओ दे दिया गया। सीओ का अपॉइंटमेंट जो है तो चीफ जस्टिस करते हैं जी। अपने एक सीओ और पूरे स्टेट के काम उसके पास, काम करने में कितनी परेशानियाँ। फिर धीरे धीरे वक्फ बोर्ड को बदनाम करना शुरू किया गया। मुसलमानों में ये अफवाह फैलाई गई, अफवाह गर्म की गई कि वक्फ बोर्ड में तो काम ही नहीं होते, वक्फ की संपत्ति मुसलमानों के लिए तो इस्तेमाल ही नहीं होती, वक्फ में जो ऑफिसर आते हैं मुस्लिम वो बहुत गबन करते हैं। और इस लिहाज से काम भी हुए। ऐसा नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है का इस्तेसाल नहीं हुआ जी। अगर आप मिसाल लेंगे तो मुंबई के अंदर अंबानी साहब को जो बंगला है उसकी एक बेहतरीन मिसाल है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ, चंद करोड़ों में उसको बेच दिया गया जी। तो ये सब मुसलमानों को भी इस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। हमारे सादगी का फ़ायदा उठाकर ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग के साथ चली गई और आज ये जो बिल पेश किया गया तो इसके मकासद तो कुछ और हो सकते पॉलिटिकली, लेकिन मुसलमानों के पास आज जो तकरीबन 1,90,000 मतलब जो भी 100 प्रॉपर्टी है आज, तो तीसरे नंबर पर इस देश में मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी है वक्फ की शक्ल में। यानी 3 दिल्ली अगर बसा दिए तो इतनी जगह है हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टी ओरिजिनली मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जी। ना ही तो गवर्नमेंट की है, ना ही तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की है। ये अमेंडमेंट बिल के थ्रू में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। वो चेंजेस इसीलिए लाए गए कि इस प्रॉपर्टी को धीरे धीरे ख़त्म करके यानी उसको मुसलमानों के पास से छीन लिया जाए। अब उसके लिए उन्होंने जो चेंजेस लाए वो एक बहुत तवील टॉपिक है, इंशाल्लाह आपके आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इसकी गर्ज और गायत इतनी है कि भाई बस किसी ना किसी तरह से हमारे पास की हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको छीन लिया जाए। अभी साहब ने सही फरमाया जी। मुंबई का जो एंटीला है ये 2002 में इसकी सेल डीड बताई गई और वक्फ बोर्ड ने मुकेश अंबानी जी को बेचा, एक सेल डीड हुई 2002 में, ऐसा बताया गया। अभी देखिए ये जो जिस पे एंटीला खड़ा है, हमने सबने सुना है कि इस इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल की खूबसूरत बिल्डिंग उस पर बनी है। ये जो इसका स्क्वायर मीटर में एरिया हम अगर देखते हैं तो ये 4,583 स्क्वायर मीटर एरिया है, यानी करीबन 48,000 स्क्वायर फीट जगह है।
वो भी बम्बई में, जिस पे एंटीला खड़ा है जी। 2002 में जब इसकी सेल डीड हुई तो सिर्फ 21.5 करोड़ में सेल डीड हुई। मुंबई में इतनी बड़ी जमीन को इतने कम रेट में दे दिया गया, और इतना बड़ा 47,000 स्क्वायर फीट का एरिया। और उसके बारे में भी 5 पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ओरिजिनली ये जो प्रॉपर्टी है ये इब्राहिम ख्वाजा साहब की थी जी। वहाँ पर बाद में एक यतीम खाना चलता था जी। अब ये यतीम खाना किस तरह से बंद हो गया, किस तरह से वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी इसको 21.5 करोड़ में बेच डाली, ये बहुत ऐसे बड़े बड़े सब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन यतीम खाने की ज़मीन पे रहते हैं जी। जहाँ तक कि मुझे पता है, मुझे इल्म है, मैंने पढ़ा है या सुना है कि वक्फ की ज़मीन को बेच नहीं सकते, तो फिर इन्होंने कैसे बेच दिया अंबानी साहब को? इन्हें जो देखिए वक्फ एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके अंदर ऐसा प्रोविजन है कि वक्फ बोर्ड के जितनी भी कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है जी, अगर वक्फ बोर्ड की किसी ज़मीन को बेचने के लिए 2/3 मेजॉरिटी से अगर परमिशन देती है जी, तो वो ज़मीन बेच सकते हैं। लेकिन जो पैसा आएगा वो पैसा फिर से वक्फ बोर्ड के लिए खर्चा हो। तो इसी तरह से सेल डीड हुई 2002 में। वक्फ बोर्ड में जो भी अब तक फैसले होते थे, ज़मीन कहाँ से आएंगी, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, इसका क्या करना है, ये अब तक के सारे राइट सीईओ के पास होते थे। लेकिन अगर अब ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद इसमें क्या तब्दीलियाँ हो जाएगी? इसमें सीईओ का जो अपॉइंटमेंट होता था वो जी, तो ये भी यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही है। चीफ जुडिशियल जो है तो हमारे उनकी तरफ से होता है जी। सीईओ जो है हमारे सीईओ का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी गवर्नमेंट की एक ऑफिसरीज है। लेकिन इनकी जगह पर जो राइट्स दिए जा रहे हैं कि भाई जो भी असेसमेंट होगा और जो भी वेरिफिकेशन होगा वो अब डीएम करेंगे, कलेक्टर साहब करेंगे। तो कलेक्टर साहब वन ऑफ द ऑफिसर जो है तो ये गवर्नमेंट के ऑफिसर है। ये भी ये आप देखिए जो अभी हिंदुस्तान में जगह जगह पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसके आदेश पर चलाए जाते हैं? कलेक्टर साहब के आदेश पर चलाए जाते हैं। क्यों? ये अथॉरिटी जो है तो अभी फ़िलहाल जो है तो गवर्नमेंट की गुलाम है। गवर्नमेंट जो बोली वो काम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि कलेक्टर साहब को जब पावर दे दिए जाएंगे, ये एक्ट अमल में आ जाएगा तो प्रॉपर्टी के नुकसान तो होंगे। और इसमें एक चीज़ और ये कही गई कि आपको प्रूव करना पड़ेगा जी, यानी आपकी मालिकाना ओनरशिप हमको प्रूव करना पड़ेगा। अब 200-300 साल पुराना वक्फ है जी, प्रॉपर्टी हमको वक्फ को दी है, वो कब्रों में से उखाड़ कर लाएंगे उनको। जहाँ मस्जिद है 400-500 साल, कहीं पुरानी मस्जिद है 400 साल पुरानी, मस्जिद है 400 साल है, तो वो कहाँ से उसकी पेपर कहाँ से लाएंगे? देखिए नया जो अमेंडमेंट है ना, इसके अंदर वक्फ बाय यूज़र जी इसको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए वक्फ बाय यूज़र क्या होता है, कहीं 400-500 साल पहले कोई मस्जिद बनाई गई या दरगाह बनाई गई और पिछले 400-500 साल से वो इस्तेमाल में है। अब उसका कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, लेकिन ये 400-500 साल में जो यूज़ हुआ, उसका जो इस्तेमाल हुआ, ये होगा वक्फ बाय यूज़र। लेकिन अभी जो वक्फ अमेंडमेंट 2024 जो आ रहा है, इसमें वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया जाए। सारे राइट सीईओ से हटा के कलेक्टर को दे देना चाहती है सरकार। कलेक्टर मतलब उनका ही आदमी, एक ऑफिसर है वो, लेकिन वो तो सरकार, कौन सा कलेक्टर सरकार के खिलाफ में काम करेगा? ये तो हो नहीं सकता है। और उसमें मुसलमानों का नुकसान ही होगा। हमने देखा है कि आज हर तरह से मुसलमानों के खिलाफ ही हर कोई जा रहा है। एक जैसा आपने मिसाल दी वकील साहब ने कि बुलडोज़रों की जो मुहिम चल रही है, उसमें भी सारा रोल कलेक्टरों का होता है। अभी हमने एक कलेक्टर की कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुई, जो साफ ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के ही घर गिराऊंगा। तो अगर ये उनके पास में राइट चले जाता है वक्फ का, तो ये तो मुसलमानों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए हमारे लिए खुशी की एक बात यह है जी कि जो इलीगल तरीके से जो बुलडोजर चला के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो गिराई जा रही है जी, ये पहले तो लॉ का और जस्टिस का वायलेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह APCR की जो लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये सब्जेक्ट पर 2 पिटीशन फाइल की, ताकि इस तरह से इलीगली जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो गिराई जा रही है, और ये 2 सितंबर को उसकी हियरिंग है भी इसकी सुप्रीम कोर्ट में।
जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से आया उसके बाद में सरकार ने उसको पेश किया पार्लियामेंट में, लेकिन उसका विरोध हुआ, उसकी वजह से वो डायरेक्ट पास नहीं हो सका। उसके बाद में उसको जेपीसी को सौंपा गया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जेपीसी क्या है और ये किस लिए फॉर्म की गई? जेपीसी ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। जब भी पार्लियामेंट में कोई नया कानून या अमेंडमेंट के लिए कोई रूल्स और उसको अमेंडमेंट लॉस पेश किए जाते हैं जी, तो उस पर पार्लियामेंट में अगर वो ऑब्जेक्शन में आ गया तो उस चीज़ ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जी। वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये जो जब पार्लियामेंट में पेश की गई ये बिल भी, तो उस पर एतराज़ात उठे मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से और सबके बाहमी मशवरे के साथ इसको जेपीसी को सौंप दिया गया। अब जेपीसी जो है तो ये जो बॉडी बनाई गई ये इस पर जो है तो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी पार्लियामेंट के वापस जी। ये जेपीसी का इतना काम होता है। जेपीसी में कौन लोग होता है अभी जो जेपीसी काम कर रही है वक्फ बोर्ड पर? देखिए ये जेपीसी में टोटल जो है तो 31 जो पार्लियामेंट मेंबर है जी, इसकी कमेटी बनाई गई है और जगदम्बिका के पाल साहब जो है इस कमेटी के प्रेसिडेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही है? नहीं, मुसलमान उसमें मेरे नॉलेज के सबसे 4 लोग हैं जी। और टोटल 31 पार्लियामेंट मेंबर में से 21 पार्लियामेंट मेंबर है और 10 जो है ये राज्यसभा के मेंबर हैं जी। अब ये हम सब जानते हैं कि 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया है जी। हमारे कानून की एक प्रोसीजर होती है, जब भी कोई गवर्नमेंट बिल बनाती है उस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, सबमिट किया जाता है, उस पर डिबेट होता है और पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उसमें से मेजॉरिटी में सिंपल मेजॉरिटी में उसको अगर पार्लियामेंट मेंबर एक्सेप्ट करते हैं तो बिल पास हो जाता है। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे अपोजिशन का या उन पार्लियामेंट हजरात का जिन्होंने इस बिल को अपोज किया जी। और वो बिल पास होने की बजाय जेपीसी को रेफर किया गया। जेपीसी की अभी दूसरी मीटिंग हुई 22 अगस्त को, पहली 22/8 को हुई और दूसरी मीटिंग अभी 30/8 को हुई और 30/8 ने अभी सर्कुलर इशू किया है कि जो तंजीमें या जो जिम्मेदार है, मुतवल्ली है या एक्सपर्ट है वो अपने सजेशन ऑब्जेक्शन जेपीसी को भेज सकते हैं 15 दिनों के अंदर। तो मुझे लगता है जो स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की तंजीमें हैं या जो एक्सपर्ट है इसके फील्ड के, वो लोगों ने अपने सजेशन या बिल को क्या उनका अपोज है इस तरह से सजेशन देना चाहिए। इंडिविजुअल्स भी भेज सकते हैं अपना कुछ ऑब्जेक्शन रहा तो? इंडिविजुअल के लिए कोई बात नहीं है जी, इंडिविजुअल पे दे सकते हैं उसके अंदर। तो हमारी आपसे एक दरख्वास्त रहेंगी, आप हमारे इस फील्ड के माहिर है, हमारे बड़े हैं, तो आपको हमको एक ऐसा मैसेज या जो भी मेल उनको करना है एक बना कर दे जिसको हम सब अपने तौर पर भेजें, ऐसा कुछ होता बहुत मदद हो जाएगी इंशाल्लाह। APCR चैप्टर बुल्डाना की तरफ से जी एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, वो सभी कॉमनली तंजीम में भी यूज़ करते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैक्सिमम जो कि सजेशन है हमारे उसके अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और इस तरह से हम लोग सब इस बिल का अपोज करेंगे। उससे बहुत आसानी हो जाएगी। आम इंसान उसके बारे में इतना लिख नहीं सकता है, पता नहीं क्या लिखना है क्या बोलना है। आप हजरात अगर बना के दे देंगे तो उससे मदद हो जाएगी। चलिए जज़ाकल्लाह। एक जो ये बिल लाया गया इसके ज़रिए कहा गया कि इसके अंदर अब वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी रहेगा। तो गैर मुस्लिम को अगर आप वक्फ बोर्ड के अंदर लेते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? अब देखिए, मैं इसके एक उलट पूछता हूँ, आपको नहीं पूछना चाहिए। मेरा सवाल ऐसा है कि हमारे हिंदू भाई या सिख भाई या जितने भी हमारे बिरादर वतन हैं, इनकी बड़े बड़े धाम हैं, हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत उनके बोर्ड है जी। जितने भी ये बड़ी बड़ी इदारे हैं हमारे बिरादर वतन के, क्या इस इंडोमेंट में या बड़ी बड़ी टेंपल में किसी मुस्लिम भाई को
या ईसाई भाई क्या मेंबर हो सकता है? तो उसके लिए काउंटर आर्गूमेंट आएगा कि जिस इंसान का उस मज़हब पे यकीन नहीं है, जो इंसान उस मज़हब को अपनाता नहीं, उसको फॉलो नहीं करता, तो वो इंसान उस वक्फ बोर्ड का या काउंसिल का या धाम का मेंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ भी यकीन और यकीन की बात है। जिसको वक्फ क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, सदका क्या है, खैरात क्या है, ये नहीं असल पता, में फिर उसको वक्फ बोर्ड जो है जी, और वक्फ में जो है मुस्लिम रिलीजियस पर्पस के हिसाब से अपना जो है तो वक्फ करते चीज़ें जी, और रिलीजियस पर्पस उनके पास हो ही नहीं सकता, तो उस चीज़ को क्या समझेंगे वो? इसलिए उसके पास कोई अहमियत ही नहीं रहेंगी। मुसलमानों ने जो संभाल करके वक्फ की प्रॉपर्टी को, तो उनके पास उस चीज़ की अहमियत है, उन्हें मालूम है कि ये हम दे चुके और ये प्रॉपर्टी अब हम पर्सनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो इस्लाम के फलाह बहबूद के लिए उसमें सब चीज़ें आ गई, गरीब, मिस्किन, मस्जिद, ये सारी चीज़ें, कब्रस्तान, इसके अंदर आ चुकी है चीज़ें। इसलिए इसके अंदर अगर किसी बिरादरान वतन को शामिल किया गया तो उससे नुकसान के सिवा फ़ायदा तो पहुंच ही नहीं सकता। देखिए, चलते चलते मैं 2 मिनट के लिए ट्रिब्यूनल के चेंजेस बताते जाता हूँ कि उससे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, पहले जो ट्रिब्यूनल था इसमें टोटल 3 लोग होते थे जी। एक प्रेसिडेंट जी, जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होते हैं, जिसको अपॉइंट गवर्नमेंट करता है। दूसरे जो होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर, वो मेंबर होते थे जी। और सेकंड मेंबर जो होते थे वो इस्लामिक जो स्कॉलर है जी, उनको लिया जाता था। इन वक्फ बोर्ड के जो पहले मेंबर भी होते हैं, इनको इसमें भी गवर्नमेंट के जरिए लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद मुसलमान महल्ले के इकट्ठा करके वक्फ बोर्ड में मेंबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी जो ट्रिब्यूनल जो बनाया जा रहा है जी, मेंबर जो था, जो स्कॉलर रहता था, उसको कम किया जा रहा है। नहीं, आपका जो एक था वो भी ले लिया जा रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट जज होगा और उनके साथ में गैजेटेड ऑफिसर होगा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। जो गैजेटेड ऑफिसर जो मेंबर है जी, वो जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के रहेंगे जी। इसलिए थर्ड जो मेंबर है, मेंबर था जो मुस्लिम स्कॉलर, जहाँ भी ऐसे मसले आते थे उनके जरिए काफ़ी हेल्प होती थी जी, तो उनको निकाल लिया गया अभी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि ये बिल अगर पास हो जाता है, जो बिल सरकार लेके आई है वक्फ अमेंडमेंट का, तो इससे मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज पे क्या असर होगा? एक्चुअली सबसे पहली बात तो मुस्लिम समाज के साथ पिछले कुछ सालों से नए नए कानून लाकर ज़्यादतियाँ हो रही है, और वो एक उसको भरोसा है कि जुडिशरी जो है तो या इस देश के अच्छे लोग जो है, जो आज भी इस देश में तकरीबन आज अगर हम देखें तो हमारे आसपास में हम रहते हैं, हमारे बिरादर वतन आज भी 80-85% लोग अच्छे हैं जी, जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो ये बिल आने के बाद मुसलमानों में जो है तो अपनी गुस्से और गम की लहर दौड़ेंगी और उनकी जो ताकत है वो जवाब दे देंगी, हौसला शिकनी होंगी। इससे मुसलमान जो अपने आप को प्रोटेक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं अपने देश में, ये कुछ कामों की वजह से कुछ सालों से जी, तो मुसलमानों का वो दमखम भी जो है तो यानी वो आस भी टूट जाएंगे जो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसलिए अमेंडमेंट बिल, ये जो बिल है पेश किया गया, इसको लाने वालों ने भी और ये जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी ने भी सोचना चाहिए इस पर, और ये प्रॉपर्टी को मुसलमानों की है तो मुसलमानों तक ही महदूद रखना चाहिए इसको। अब देखिए, ये बताया जा रहा सरकार की तरफ से कि जो अमेंडमेंट जो बिल आया 2024 का, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए लाया जा रहा है जी। हम 2013 की अमेंडमेंट देखते हैं। 2013 के अमेंडमेंट में सेक्शन 52 ये जो है, जो भी कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी ताबा करेगा जी, उसको 2 साल बामुशक्कत की सज़ा थी जी, यानी जिसको हम इंग्लिश में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं जी। और 2024 का जो अमेंडमेंट आ रहा है, तुमने रिग्रेस के लफ्ज़ को हटा लिया, यानी बामुशक्कत था सज़ा, उसको तुमने सादी सज़ा कर दी जी। तो इससे एक्ट इम्प्रूवमेंट कैसा होगा जी? अरे पहले जो प्रॉपर्टी ऐसी कोई वक्फ बोर्ड को दी नहीं जाती थी, एक
एक सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता था। सब मुझे प्रॉपर्टी का वर्क करना है जी, तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी का वो सर्वे करता था, ये प्रॉपर्टी मेरे पास कैसी है, ये मैं इससे कैसा मालिक हूँ। अब पूरा सर्वे करने के बाद गवर्नमेंट को सर्वे कमिश्नर इन्फॉर्म करता था कि फला फला प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड को करना चाहते थे। और उसके बाद फिर वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में एंट्री होती थी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनती थी। तो सारी प्रोसीजर फॉलो होती थी। लेकिन अभी सर्वे कमिश्नर की ये जो पोस्ट है इसी को निकाल दिया और सारी पावर दी गई कलेक्टर को। कलेक्टर साहब तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कितनी केसेस उनके पास पेंडिंग है जी। यानी इसके पहले भी वक्फ में गवर्नमेंट के लोग होते थे, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमान ही चला रहे, इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है जी। ऊपर से गवर्नमेंट ही अधिकारी चुन कर देती ना जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही अपने नुमाइंदे बिठा दे रहे, अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही चलता है। तो फिर भी और उसमें भी अपने आप उसमें भी और जुल्म करना चाहती है गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड पर। ये तो कुछ मेरे सवालात थे आपसे। इसके बाद मैं वकील साहब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा भी होता है कि कुछ अवाम भी आपसे हमारे मेहमानों से कुछ सवाल करना चाहती है, तो हम उनके सवालात लेते हैं। जब हमने ऐलान किया कि आप लोग आने वाले हैं हमारे पास बतौर मेहमान, तो कुछ लोगों ने अपने सवालात भेजे, मैं आपसे वो पूछता हूँ। मोहम्मद अजहर भाई महबूब नगर से पूछना चाहते हैं कि अभी बीजेपी के पास में क़यादत है, मेजॉरिटी है राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो और जो अपोजिशन है वो भी कुछ इतने ख़ास मूड में नहीं दिख रहा है इसको अपोज करने के, तो क्या अभी भी ये बिल कैंसिल हो सकता है, इसके चांसेस है? देखिए, अभी तो फ़िलहाल वो कमेटी की तरफ दे दिया गया जी, जेपीसी की तरफ। अब वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। अब अगर उसकी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के फेवर में आती है तो ठीक है, और नहीं अगर उसकी रिपोर्ट आती है और उसको पार्लियामेंट में उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर ये बिल तो लागू किया जाएगा। भले ही इसको अपोज करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अभी चांसेस है इसके कैंसिल होने के? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है ना जी। जेपीसी की जो भी सजेशन रहेंगे जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे मैंडेटरी नहीं, वो एक एडवाइजरी है। जेपीसी की जो कुछ रिपोर्ट रहेगी वो एक्सेप्ट करना कि नहीं करना ये गवर्नमेंट का हक है, ये गवर्नमेंट तय करेगी। डॉक्टर शोएब राजा साहब मिल्लत कॉलोनी से पूछना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से कोई डोनेशन मिलता है क्या, और वक्फ बोर्ड के पास में जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्म करती है क्या वक्फ बोर्ड? अभी देखिए, अगर टोटल हम महाराष्ट्र की बात करते हैं जी, मैंने बताया करीबन 92,000 एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है जी, और करीबन आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी ताबा है जी। वो ताबा ऐसा नहीं कि भूमाफिया का ही है कि प्राइवेट पर्सन का है, गवर्नमेंट का कई जमीनों पे गवर्नमेंट का भी ताबा है। इसके बाद हमारे AR रहमान जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे जी, यूपीए गवर्नमेंट 2 के ज़माने में, एक बड़ा प्यारा बिल उन्होंने गवर्नमेंट के सामने पेश किया था, इविक्शन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी। उसमें मेन जो प्रोविजन था, जिस किसी का भी गैर कानूनी ताबा है जी, बगैर नोटिस दिए वो कब्जा हटा लो, ताबा हटा लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल पास नहीं हो सका। इनका एक सवाल जो था वो स्किप हो गया, क्या वक्फ को गवर्नमेंट की तरफ से कोई डोनेशन मिलता है वक्फ बोर्ड को? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आज तक गवर्नमेंट ने कोई डोनेशन वो प्रॉपर्टी को नहीं दिया, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। ऐसा क्यों हमारे साथ में कि वक्फ बोर्ड है तो उसको कोई डोनेशन नहीं आ रहा है, जबकि कोई हिंदू समाज के बोर्ड होती है उसको गवर्नमेंट की तरफ से डोनेशन आता है? मैं पिछले दिनों अभी इसके बारे में जब सुन रहा था तो असदुद्दीन अवैसी साहब का मैंने सुना, उन्होंने बताया कि जो हिंदू समाज के बोर्ड होते हैं उसको सरकार की तरफ से स्पेशल डोनेशन आता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की किसी बोर्ड की मिसाल दी कि अभी पिछले दिनों उनको 500 करोड़ सरकार ने दी, वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड को हो सकता है गवर्नमेंट समझते हैं कि मुसलमानों को डोनेशन की ज़रूरत नहीं है वक्फ बोर्ड को, बस यही जाओ। मुसलमान कई कमेटियाँ जो रिपोर्ट करती है बताती है सबसे गरीब तो मुसलमान है इस देश में, और लेकिन या तो फिर देना नहीं चाहते हो। हाँ, यही है कि मुसलमानों को देना नहीं चाहते। अगला सवाल हमारा मोहम्मद नईम शेख साहब है ताजनगर से, जो पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में जो ये नया बिल आ रहा है इसके ज़रिए वो गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में लेना चाहते हैं। ठीक है, हम उनकी बात मान लेंगे, लेकिन अगर जब आप
वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में लेना चाहते हैं, तो फिर जो मंदिरों के ट्रस्ट में और उसके संपत्ति जो होती है उसमें फिर मुसलमानों को क्यों नहीं लेते? दोनों के लिए समान कायदा क्यों नहीं है? देखिए, जितने भी इंडोमेंट एक्ट है जी, बिरादर वतन के, या 4 धाम है जी, उनके अपने अपने एक्ट हैं, और उस एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविज़न है जी, कि वही इंसान उस धाम का बोर्ड का मेंबर बनेगा जो हिंदू मज़हब में यकीदा रखता है। ये कंपलसरी प्रोविज़न है। अब ऐसा होने के बाद स्पेशली वक्फ बोर्ड के अंदर बिरादर वतन को, 2 बिरादर वतन को मेंबर बनाना, ये तो आर्टिकल 25 और 26 जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका वायलेशन है। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो कोई भी मज़हब हो जी, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, इनके जितने भी अपने ट्रस्ट है, जितने भी इनके अपने रिलीजियस पर्पसेस है, तो ये सिर्फ अपने ही लोगों को लेते हैं। इनका इस्टेब्लिशमेंट वैसा रहता है जैसा हमारे वक्फ का इस्टेब्लिशमेंट है, इनका भी अपना पर्सनल इस्टेब्लिशमेंट है। तो सरदार सिख लोगों का जो गुरुद्वारे के मामलात रहते हैं, उनके जो भी काम चलते हैं, उसमें किसी को परमिशन ही नहीं है। ये सिर्फ नया हमारा थोड़ी है वक्फ बोर्ड के, जिसमें अपने क्या वो बिरादरन वतन को हम जो है तो नहीं लेना चाहते। क्योंकि सारा मसला मज़हब से जुड़ा हुआ है। मज़हब से जुड़ा हुआ है ना। नईम शेख साहब ये भी पूछना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेके, तो इस पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने, लीडरों ने और उलमा ने क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? देखिए, 2013 में जो अमेंडमेंट आया था वक्फ एक्ट में, जी, एक काफ़ी मेजर अमेंडमेंट थी, और जिसकी वजह से इस एक्ट के अंदर काफ़ी इफ़िशियंसी और एम्पावरमेंट आ गया। आप सब जानते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी 2006 की, और उसमें बताया गया था कि हमारे मुस्लिम भाइयों की इकोनॉमिक और सोशल हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि आदिवासी समाज की भी हमसे हालत थोड़ी बेहतर है। उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट बताए थे। उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट उनके सच्चर कमेटी के वक्फ के बारे में भी थे। जो 2013 का जब एक्ट आया, तो जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मुस्लिम एक्सपर्ट है, इन सब की राय लेकर वो 2013 का एक्ट बनाया गया था। अभी भी कुछ ऐसे सजेशन हैं जो सच्चर कमेटी ने दी थी, उसको फॉलो नहीं किया गया है। वो अगर अपनाते हैं तो हकीकत में ये एक्ट और इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन जो कुछ अमेंडमेंट आ रहे, आप सब लोगों ने सुना है कि करीबन कोई कहता है 35 अमेंडमेंट है, कोई 40 बताता है, कोई 45 अमेंडमेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेजर अमेंडमेंट 40 है जी, और सब सेक्शन की जो माइनर अमेंडमेंट है वो 69 है। ऐसी टोटल 109 अमेंडमेंट लाई जा रही है। पूरा एक्ट को ही तब्दील किया जा रहा है, नए एक्ट बना देना चाहते हैं जी। वो उन्होंने सवाल में जो किया था कि भाई उलमाओं ने और मुसलमानों ने क्या करना चाहिए जी। देखिए, असल में कोई भी कौम, उसका इस्तेसाल कब होता, जब वो अपने आप को समझना, अपने रिलीजियस पर्पसेस को समझना भूल जाती है, उसके लिए लड़ना भूल जाती है। हमें कानून के हाथे में रहकर लड़ना चाहिए। अपने बच्चों को लॉ ग्रेजुएट बनाइए बेसाहब। APCR जो है तो साल को एक होशियार बच्चे को लॉ ग्रेजुएट बनाना चाहता है, लेकिन बच्चा होशियार हो, क्वालिटी हो उसके अंदर, तो तालीम की तरफ भी हमारा जो है तो बढ़ना चाहिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा। और हमने एक दूसरे को हकीकत में जो मोमिन का भाई आईना है, वैसा रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। मैं तो कहूँगा माशरे के तामीर के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी है, एजुकेशन अवेयरनेस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जी। अगला सवाल डॉक्टर शाकिर खान साहब जलगांव जामुन से करना चाहते हैं। पहला तो सवाल डॉक्टर शाकिर साहब ये करना चाहते हैं कि JPC जो भी सजेशन गवर्नमेंट को देंगी,
तो क्या वो गवर्नमेंट पर कंपलसरी होगा उसको मानना, या गवर्नमेंट उसको रद्द भी कर सकती है? अभी शेख साहब ने उससे पहले जवाब दे चुके कि वो एडवाइजरी है, मामला कंपलसरी नहीं होगा। ये इनकी पूरी रिसर्च कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी गवर्नमेंट कह सकती है कि हम आपकी बात नहीं मानते। ये हक है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, दूसरा सवाल ये करना चाहते हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है, जेपीसी के पास से आने के बाद में गवर्नमेंट अपना फैसला जो कि उन्होंने जो भी सोच रखा होगा तो वो तो वही करेगी, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। तो अगर वो बिल पास हो जाता है तो बिल पास होने के बाद भी क्या उसके खिलाफ जाने के हमारे पास में कुछ ऑप्शंस होंगे? मैंने मेरे जवाब में दिया इस बात से, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पास होने के बाद भी हम जा सकते हैं कि इस बिल को रद्द किया करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रोविजंस है, उसका वायलेशन हो रहा है, और इस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट में और वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 यानी बोलने की आज़ादी, मज़हब को इख्तियार करने की आज़ादी, उसको चलने की आज़ादी, ये सब ख़त्म हो रही ना हमारी। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब मैं मेरे ज़ाती तौर पे पूछना चाहता हूँ, क्या हम सुप्रीम कोर्ट से अभी भी कोई उम्मीद रख सकते हैं? हमने हमारे बड़े बड़े फैसलों में कोर्ट से उम्मीदें रखी और हमेशा हम मायूस होकर लौटे। देखिए, असल में हम जो है तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जी, और ज़िंदगी भी जो है तो उसी के हिसाब से गुजारते हैं। तो हमने आखिर तक के लड़ना चाहिए और फिर मामलात को अल्लाह ताला पर छोड़ना चाहिए, लेकिन लड़ना ज़रूरी है, लड़ने की शक्ल। देखिए, हमको अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन जुडिशरी पर भी हमको यकीन रखना चाहिए। कई ऐसे मसले हैं जिसमें 15-20 साल ट्रायल चलता है, उनकी बेल नहीं होती, और ट्रायल जब एंड होता है तो वो सारे जो आरोपी है बरी हो जाते हैं। तो कई केसेस में हम देखते हैं कि मुलजिम इंडियन जुडिशरी से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इस बात को भी हम नहीं भूल सकते। ये कुछ सवालात थे जो हमारे जहन में थे, पब्लिक के जहन में थे, उन्होंने आपसे पूछा। इसके अलावा कुछ बातें, अगर आप कुछ सजेशन, हमें कुछ अपनी राय नसीहतें करना चाहते हैं इस एक्ट के बारे में, तो आप कह सकते हैं। देखिए, मेरा एक सजेशन ये है कि मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे सीनियर एडवोकेट जेडवी शेख साहब की निगरानी में एक लेटर बनाने वाले हैं हम, और वो भेजने वाले हैं हम कमेटी को सजेशन के लिए। तो उसमें एक सजेशन मेरा ये है कि भाई, जब गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल लानी चाहती है जी, और उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट का नारवा सलूक क्यों? गवर्नमेंट ने चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पर आज अगर हम देखें तो कई लोगों ने बेजा ताबे करके रखे हैं, इंक्रोचमेंट्स है। अब उनका इविक्शन कैसा हो? तो उसके लिए उन्होंने एक जो है ना तो इंडिपेंडेंट पुलिस विंग को इस्टेब्लिश करना चाहिए, यानी उसको सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऑर्डर फॉलो करे वो, और वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी जब्त की है नाजायज़, उनको खाली करे वो। अगर ये चीज़, अगर वो हम मुसलमानों का वाकई फ़ायदा चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ खाली करने में मदद मिलेंगी। और जो रिवेन्यूज़ वगैरह बाकी रहते, अब यानी ऐसा समझ लो कि अगर आप पीछे बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड से प्रॉपर्टी लीज पर ली, लेकिन लीज का टाइम ख़त्म होने के बाद भी वो वापस लौटा नहीं रही है, तो उस सूरत में जो है तो अगर हमारे पास एक अथॉरिटी हो मजबूत पुलिस की शक्ल में कि हम जाए ले जाए उनको खाली करवाए वो, तो ऐसे इस तरह का अमेंडमेंट क्यों नहीं चाहती गवर्नमेंट? ये हमारा सजेशन है, ये अमेंडमेंट करना चाहिए उन्होंने। या जो कोई लोग गैर कानूनी ताबा कर रहे, अभी 2013 का जो सेक्शन 52 है, ये अमेंडमेंट हुआ है जी, उसमें 2 साल की सज़ा है बामुशक्कत, उस सज़ा को बढ़ा दी जाए, इवेक्शन पावर लाई जाए वक्फ बोर्ड के लिए। देखिए, जिस तरह से जब तक इफिशियंसी के तौर पे गैर कानूनी ताबा जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी पर वो खाली नहीं होगा, तब तक ये प्रॉपर्टी कैसे इंप्रूव होंगी, ये कैसे मुस्लिमों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सज़ा, आप सज़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वो सज़ा में से बामुशक्कत हटा देना चाहते हैं। और इसके अलावा भी मुस्लिम समाज ने क्या करना चाहिए, कैसे इसका विरोध करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? अभी सबसे तो बेहतर है कि जेपीसी फॉर्म हुई है, जो कुछ सजेशन आएंगे इन सब पे जेपीसी जांच करेंगी, और जितने जेपीसी के मेंबर है 31, एक आम राय से एक सजेशन पूरा उसको जांच करके बनाएंगे और गवर्नमेंट को पेश करेंगे। तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सजेशन देना चाहिए कि ये जो कुछ सजेशन आप अमेंडमेंट आप लाना चाह रहे हैं,
ये अमेंडमेंट वर्क प्रॉपर्टी के लिए कैसे नुकसानदायक है और कौन से ऐसे अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो, इसका एम्पावरमेंट हो और इफिशिएंसी हो, वैसे सुझाव हम लोग को देना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हमने जो है ना तो अब मुतहर्रिक होना चाहिए, यानी हमारी लाइफ बस ये वक्ती तौर से 2 दिन ये टॉपिक चला कि अमेंडमेंट बिल और फिर जो है तो स्लिप हो गए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो इस देश में हम भूल चुके हैं जी। उमर खालिद जिसके लिए APCR कंटिन्यू लड़ रहा है, आज भी जेल में है, उसके लिए आज कितने जहनों में सवाल उठते हैं कि कभी एक लेटर हमने हमारे प्रेसिडेंट को लिखा है, हमारे गवर्नर को लिखा है, या अथॉरिटीज़ को लिखा है, चीफ जस्टिस को लिखा है कि ही इज़ एन इनोसेंट पर्सन, उसके खिलाफ जितने मुकम्मत चल रहे हैं उसको जो उससे बरी किया जाए, उसको बेल दी जाए। तो हमको असल में होशियार होने की ज़रूरत है, नींद से बेदार नहीं हुए हम जागते हुए में सोने की एक्टिंग कर रहे हैं और ये बहुत बुरी अलामत है। देखिए कोई भी कौम को तरक्की करने के लिए मुसलसल 50-60 साल अपना सब कुछ लगाना पड़ता है, जब कहीं जाके उसकी हालत बदलते हैं। पहले हमको जागना पड़ेगा, हमको जगाना है, तो लाना है। तो अपने यानी जी अभी जो JPC के पास हमको सजेशन भेजने हैं, सर ने जो बोले, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग की शक्ल में अपने सजेशन जो है तो वहाँ रवाना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं समझूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी है और आप समझे कि शेख साहब की ज़िम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। हम असल में सोचते हैं कि वो जिम्मेदारी हमने नहीं दूसरे ने निभाना चाहिए, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा हमको। आपने बहुत सही बात की कि जागरूकता सिर्फ वक्त ही नहीं होनी चाहिए कि कुछ हो रहा है, एक बिल आया तो कुछ दिन उसकी चर्चा होगी, फिर बाद में हम भूल जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, हम कुछ वक्त के लिए जज्बाती होते हैं, उसके बाद में उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे चीज़ें हमको वक्त ही नहीं होना चाहिए, परमानेंट इसके लिए कुछ ना कुछ हमेशा इसमें मुतहर्रिक रहना चाहिए। ये बहुत आपने अच्छी बात कही। चलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतने अहम टॉपिक पर अपने ख़यालात पेश किए, हमें नसीहतें की, इंशाल्लाह ये हमारे काम आएंगी। और जो आपने कहा कि हमें अपने सजेशंस गवर्नमेंट को, JPC को भेजना चाहिए, मैं आपसे भी फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा। आपने कहा भी और मैं अवाम से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हर कोई अपने इंडिविजुअल तौर पे भी अपने ईमेल से JPC ने जो ईमेल दिया है, सब व्हाट्सएप पे सबके आया है, उसको उनको भेजे कि हमारा ये सजेशन है, आप इसमें वक्फ में इंटरफेयर ना करें और ऐसा अमेंडमेंट ना करें जिससे वक्फ बोर्ड को और मुस्लिम समाज को नुकसान हो। वकील साहब ने बताया कि बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट APCR की तरफ से भी वो एक हमको मेल लिख कर देंगे जो हमें फॉरवर्ड करना है, तो इंशाल्लाह वो आता है तो हम भी उसे आगे बढ़ाएंगे और ज़रूर ये सब वहाँ तक पहुँचाए इंशाल्लाह। चलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, ये थे एडवोकेट ZB शेख साहब और एडवोकेट आबिद इनामदार साहब, जिन्होंने APCR और वक्फ एक्ट और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी सरकार ला रही है उसके बारे में अपने ख़यालात पेश किए, हमें उसके बारे में सब कुछ बताया, अवेयर किया। इसी तरह हम इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके बता सकते हैं कि आप किसको बतौर मेहमान देखना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह उनको मेहमान के तौर पर लेके आएंगे। तब तक के इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और आप भी इस अवेयरनेस फैलाने का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह।